नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बिहार के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35,440 करोड़ की कृषि योजना करेंगे लॉन्च। पीएम धन धान्य कृषि योजना समेत 2 बड़ी योजनाएं करेंगे शुरू। भारत के दौरे पर तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी देवबंद दारुल उलूम का करेंगे भ्रमण। दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं की आज अहम बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। यूपी कांग्रेस के एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी किए घोषित। शिक्षक और स्नातक खंड की सभी 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। बिहार के बाद अब देश भर में एसआईआर करवाएगा चुनाव आयोग। पहले फेज में बंगाल, असम समेत 5 राज्य शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। 2 दर्जन से ज्यादा सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार चुनाव में सीएम योगी स्टार प्रचारकों में शामिल। चुनावी सभाओं का तैयार किया जा रहा कार्यक्रम। बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलने की संभावना। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलने की संभावना। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावी सभाओं का तैयार किया जा रहा विशेष कार्यक्रम। ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार चुनाव में सीएम योगी स्टार प्रचारकों में शामिल। तो दर्जन से ज्यादा सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार चुनाव में सीएम योगी स्टार प्रचारकों में शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, स्टार प्रचारकों में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ। कई ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करेंगे। लखनऊ से खबर, बिहार में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां।
और अब सीधा आपको भदोही लेकर चलते हैं, जहां पर 49वें कालीन मेला का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तस्वीर आपको दिखाएंगे। उद्योग के प्रति लगाव और आपकी प्रतिबद्धता साबित करती है। महोदय, हम अपनी परेशानियों को आपके सामने नहीं रख रहे हैं, हम अपनी क्षमताओं को बताना चाहते हैं कि हमारे कालीन उद्योग और हमारे भाइयों के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, जिसका उपयोग और उपभोग करके आप हमारे देश को, हमारे भदोही को कितना आगे ले जा सकते हैं और आपकी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम कितने भागीदार और कितने सहयोगी बन सकते हैं। महोदय, हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आपका जिस तरह से सहयोग, आपका जिस तरह से सहायता और आपका मार्गदर्शन रहा है, हमें उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में हमारी यही क्षमताएं आगे बढ़ेंगी और हमारे तमाम कालीन उद्योग को इसका फायदा पहुंचेगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अनिल सिंह, कारपेट प्रमोशन काउंसिल का मैं CEO हूँ। बहुत कम समय में आपने यहाँ पे हम लोगों के बीच में आए। पिछले सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग पिछले रविवार आपसे मिले थे और जब हम लोग निकले वहाँ से, हमारे चेयरमैन साहब, आपने स्वतः GST के बारे में और टैरिफ के बारे में स्वयं पूछा, आप विस्तृत सांसद जी के नेतृत्व में किया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम बहुत उम्मीद लेके आए हैं कि आपको यहाँ आए हैं कि कुछ न कुछ हम लोगों के लिए करेंगे। और दूसरा चीज़, मैं इसी संबंधित आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि भदोही के साथ साथ मिर्जापुर सटा हुआ, जहाँ विंध्यवासिनी के धाम में बहुत अद्भुत कार्य आपके नेतृत्व, वहाँ डेली सामान्य दिन में अपार भीड़ हो रही है। उसके साथ साथ इसी जिले का गोपीगंज पार्ट है, खमरिया है, घुसिया है, इन सबों की इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बारिश जब आती भदोही में तो पूरे भदोही, घुसिया, गोपीगंज और आई हर जगह जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान दिया जाए और इसको NCR के तर्ज पे जो है डेवलपमेंट किया जाए, निश्चित रूप से इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती आदर्श पूर्णिमा जी। हाँ। माँ शारदा, माँ शक्ति, सबके वरद पुत्र के स्वरूप आपको मैं नमन करती हूँ पहले। और मेरी एक कामना है कि अध्यात्म और राजनीति का भी मेल हुआ है, तब हमारे देश ने एक विलक्षण सहयोग दिया है, चाहे वो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का रहा हो या जब भी। आज भी हम आपसे वही उम्मीद करते हैं कि अध्यात्म और राजनीति का ये जो संयोग हो रहा है, तो हम हर पथ पे आगे बढ़ें। इस उद्योग से मैं 40 वर्षों से जुड़ी हूँ पिछले, लेकिन आज जो स्थिति है वो थोड़ा डामाडोल करने वाली है और सभी लोग भीतर से घबराए हुए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका संरक्षण और आपका मार्गदर्शन हम लोगों को आगे ले जाएगा और सतत उन्नति के पथ पे ये लोग भविष्य में बढ़ते रहेंगे और कारपेट उद्योग भी बढ़ता रहेगा। इसी कामना के साथ मैं देखिए, आप लोगों को घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। जब चुनौती आती है तो ये मान करके चलिए कि आपके लिए उसमें अवसर की बहुत सारी गुंजाइश है। आप केवल एक टैरिफ से भयभीत हो गए। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले आप लोगों का ये जो कारपेट का जो सेक्टर था, ये लगभग बंदी की कगार की ओर। भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, यहां पर कारपेट उद्योग फिर से आगे बढ़े, इसी को लेकर के भदोही को केंद्र बना करके कारपेट का एक्सपो मार्ट यहां पर बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारपेट उद्योग के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक अभिनव प्रयास था और पिछले 4 वर्षों से लगातार यहां पे CPC का यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे कि
फॉरेन वायर्स लगातार आपके इस सीपीसी से जुड़े हुए कार्यक्रम सहभागी बनते हैं। टैरिफ यूएस ने लगाया है, एक देश ने, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने अभी हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे सेक्टर में रियायत दी है। एफटीए के माध्यम से यूएई के साथ, यूके जैसे देशों, यूके के साथ और दुनिया के अन्य तमाम देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, या आपको वहां पे फ्री एग्रीमेंट करने के लिए एक नया प्रोत्साहन भी है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हम लोगों ने टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए स्वयं एक हाई लेवल कमेटी गठित की है और मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। राज्य सरकार ने भी इस मामले में लगातार भारत सरकार के संपर्क में है और अपने स्तर पर भी हम लोग अपने कारपेट सेक्टर हो या फिर उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने एमएसएमई के सेक्टर में बहुत कुछ किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर एक जनपद में कुछ ना कुछ ऐसा उद्यम हमने स्थापित किया है जो लाखों लोगों को रोजगार और नौकरी की गारंटी तो देता ही है, लेकिन साथ साथ उस क्षेत्र के विकास में भी अपना योगदान देता है। उस इकोसिस्टम को स्थानीय स्तर पर डेवलप करने का प्रयास हमारे स्तर पर भी होना चाहिए और ये मान करके चल लेना कि एक देश अगर आप पे टैरिफ लगा करके आपको हतोत्साहित कर रहा है तो आपको हतोत्साहित नहीं होना, बल्कि उससे और प्रोत्साहित होना है कि एक देश में अगर चैलेंज आएगा तो हम 10 नए देशों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे। आप अनुमान करिए, जब पहला सीपीसी हुआ था, उस सीपीसी के माध्यम से जो पहला एक्सपो मार्ट के कार्यक्रम यहां पर हुए थे, इस एक्सपो मार्ट में जो कार्यक्रम हुआ था उस समय जो फॉरेन बायर्स थे उनकी संख्या बहुत कम थी और आज मेरा अनुमान है कि लगभग 88 देशों के 300-400 से ज्यादा लोग यहां पर फॉरेन बायर्स आ रहे हैं या उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ती हुई संख्या इस बात को बताती है कि न केवल नेशनल मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में आपकी कारपेट की मांग है। हमें केवल उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा और सरकार आपके साथ में खड़ी है। अगले आदरणीय श्री पीयूष जी। काशी प्रयाग के मध्य विंध्य क्षेत्र में इस भदोही जैसे छोटे नगर में आपका बेहद आना हम लोगों को कृतकृत्य करता है। हमारा उद्योग सर साल में 17,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है और 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार देता है। और जब हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, आज़ादी के कालीन का निर्माण होता चला रहा है, इनमें कोई मशीनरी और उसका उपयोग नहीं है, तो और निरंतर प्रगति पे रहा है सरकार के सहयोग से। आपका आना ही हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। कम से कम की जो प्रक्रियाएं हैं 28 से 30 प्रक्रियाओं से गुजर कर एक कालीन बनता है और सब जो लोग गांव में काम करते हैं बिना किसी समय के दबाव के एक तरह से आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं को सबको प्रदान करता है। अपने घरों पे अपने सुविधा के हिसाब से घंटों से काम करते हैं। बस आपकी कृपा दृष्टि रही तो ये उद्योग ऐसे ही फल फूल करते। यही तो हमारी ताकत है। और देखिए, इसमें हम 2 चीजें यहां पे करने जा रहे हैं। भदोही के कारपेट क्लस्टर को डेवलप करने के लिए और मजबूती देने के लिए वाराणसी मिर्जापुर डेवलपमेंट रीजन को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार इस दिशा में सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। इसके अलावा यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो मैंने पहले भी कहा कि 17 के पहले
या 14 के पहले ये सब उद्योग लगभग मृत प्राय सा हो गया था। 14 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें ताकत देकर के उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया और 17 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत भदोही के लिए तो कालीन को ही, हमने कारपेट को ही यहां का प्रोडक्ट घोषित किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट सभी जिले के लिए एक एक प्रोडक्ट को हम लोगों ने वहां के लिए चिन्हित किया और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को न केवल ब्रांडिंग की बल्कि उसको डिजाइन के साथ, पैकेजिंग के साथ, मार्केट के साथ जोड़ने के लिए भी अपने स्तर पर प्रयास किए। आज परिणाम है कि अकेले उत्तर प्रदेश 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोडक्ट को यहां से एक्सपोर्ट करता है। पूरे प्रदेश भर से हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहले 17 के पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक सपना था, आज वो हकीकत है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हीं चुनौतियों से हमें रास्ता निकालना है। और मेरा मानना है कि कारपेट उद्योग और सिल्क क्लस्टर के रूप में जो ये वाराणसी मिर्जापुर जोन जाना जाता है, एक कारपेट और सिल्क क्लस्टर को आगे बढ़ाने में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसको आगे बढ़ाने में हर प्रकार का सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। सर अगला नाम आदरणीय अफशान जी, आलोक अफशान नसीम अंसारी साहब। नहीं है, आप बोल दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। पूज्य महाराज श्री आलोक बर्नवाल, कालीन निर्यातक हूँ। आपके सम्मुख एक बात रखना चाहता था महाराज जी। ब्रेन ड्रेन हमारे देश की एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति रही है। विगत कई वर्षों में हमारे विद्वत जन अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश में जाते रहे हैं। आज इमिग्रेशन की जो स्थिति है आप देख रहे हैं कैसे वापस भेजा जा रहा है। इसी तरह हमारे क्षेत्र का जो है संबल था श्रम शक्ति, और श्रम का पलायन शहरों की तरफ बड़ी तेजी से विगत 10 वर्षों में हमारे प्रदेश से, हमारे क्षेत्र से हुआ है। लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में कालीन और दरियों की बुनाई का कार्य हमारे उद्योग के द्वारा होता था, जो कि बहुत ही सीमित हो गया है। और आने वाले समय में ऐसा प्रतीत होता है कि बुनकरों की कमी की वजह से क्षेत्र हमारा ये उद्योग जो है निश्चित रूप से नीचे की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो मेरा सुझाव है आपसे कि महिला शक्ति एक ऐसी है जो कि गांव में, घरों में रहेगी। पुरुषों के पास तमाम विकल्प हैं, वो बाहर चले जाएंगे, घर में भी रह के बाहर के कार्य कर लेंगे, लेकिन महिलाएं तो घर में। तो 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले में पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जहां सुबह 6 बजे सपा छात्र सभा ने किया माल्यार्पण। विनीत कुशवाहा और अमर यादव पहुंचे। जेपीएनआईसी अखिलेश यादव ने पोस्ट की माल्यार्पण की तस्वीर। पुलिस बंदिशों के बावजूद छात्र सभा की पहल। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित। पुलिस तैनाती के बीच छात्र सभा ने दी चौंकाने वाली मौजूदगी। प्रशासन अलर्ट, फिर भी छात्र सभा ने किया माल्यार्पण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राजनीतिक माहौल में छात्र नेताओं की सक्रियता। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस तैनाती के बीच छात्र सभा ने दी चौंकाने वाली मौजूदगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन अलर्ट, फिर भी छात्र सभा ने किया माल्यार्पण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राजनीतिक माहौल में छात्र नेताओं की सक्रियता। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से बड़ी जानकारी, सुबह 6 बजे सपा छात्र सभा ने किया माल्यार्पण। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, विनीत कुशवाहा और अमर यादव पहुंचे जेपीएनआईसी। अखिलेश यादव ने पोस्ट की माल्यार्पण की तस्वीर। की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस बंदिशों के बावजूद छात्र सभा की पहल। बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रशासन अलर्ट है, फिर भी छात्र सभा ने किया माल्यार्पण।
राजनीतिक माहौल में छात्र नेताओं की सक्रियता, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सुबह 6 बजे सपा छात्र सभा ने क्या कार्यक्रम, विनीत कुशवाहा और अमर यादव जेपीएनआईसी पहुंचे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? पुलिस तैनाती के बीच छात्र सभा ने चौंकाने वाली मौजूदगी दिखाई है और पहुंचकर माल्यार्पण भी किया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कल रात से जो है जयप्रकाश नारायण जहां पे वहां पूरा पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी का ये युवा नेता विनीत कुशवाहा सुबह करीब 6 बजे पहुंच करके इसने जेपी का जो है माल्यार्पण किया और किसी भी प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं लगी और उसके माध्यम से पूरे विजुअल भी मिले और उसे माल्यार्पण किया। इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि जब हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता जो है जय नारायण की जयंती पर उनका माल्यार्पण कर सकता है तो हमें कौन रोक सकता है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरा प्रशासन मुस्तैद था, उसमें ये एक समाजवादी पार्टी का एक युवा नेता सुबह मॉर्निंग में पहुंच करके इस कदम को उठाया है। तो समाजवादी पार्टी की नजर में भी उसकी वाहवाही हुई, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए पुलिस प्रशासन के लिए ये सवाल उठता हुआ नजर आया है कि कल रात से ही पूरा छावनी के रूप में तब्दील था, उसके बाद ही ये कैसे पहुंच गया वहां पर। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट की माल्यार्पण की तस्वीर, सपा कार्यकर्ता पहुंचे थे। पुलिस बंदिशों के बावजूद छात्र सभा की पहल। और एक बार फिर से आपको भदोही लेकर चलते हैं, जहां पर 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला में मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में कुछ चीजें हम सबको सुनने को मिलता है और जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं वह ये कि भारत सोने की चिड़िया थी, या भारत के बारे में आज से 2000 वर्ष पहले कि भारत का वो स्वर्ण युग था। और स्वर्ण युग ही नहीं था, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की भागीदारी उस समय अकेले भारत 40% का योगदान करता था। लगातार इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति दुनिया को न केवल आकर्षित करती थी बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी थी। सन 1100 में अगर भारत की इस व्यवस्था को देखेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था, तब भी यह वह समय था जब भारत पर विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। तब भी भारत की भागीदारी 25 से 26% दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी थी। और 18वीं सदी आते आते भारत की भागीदारी 23% तक थी। जब ये देश 1947 में आजाद होता है तो भारत की भागीदारी ग्लोबल इकोनॉमी में मात्र 1.5 से 2% तक रह गई थी। सोने की चिड़िया भिखारी बनकर के रह गया था। ये स्थितियां क्यों हुई?
अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। सबसे पहले भारत प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का देश है। यह सच है कि दुनिया के अंदर तमाम देशों के पास भौगोलिक क्षेत्रफल है और भारत की संख्या अगर उसमें देखेंगे तो भारत अपने भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के अंदर 7वें स्थान पर आता है। लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि में अगर आप देखेंगे तो उसमें भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 पर आता है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में रूसी संघ है, इसके बाद चीन है, इसके बाद अमेरिका है, कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। लेकिन अगर आप देखेंगे कृषि योग्य भूमि में तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किसी एक देश के पास है तो अब भारत के पास है, दुनिया में सबसे अधिक। और कृषि योग्य भूमि में भी सिंचाई की सुविधा पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो 60% से अधिक भूभाग ऐसा है जो हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और इसको अगर आप उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 86% हमारी भूमि ऐसी है जिसके लिए सिंचाई की बेहतरीन सुविधा हमारे पास मौजूद है। यानी ये केवल खेती किसानी के लिए ही नहीं है, ये खेती और किसानी के साथ साथ यहां के प्रति व्यक्ति आमदनी को आगे बढ़ाने, रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी ये बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। खासतौर पर ये केवल अच्छी कृषि योग्य भूमि का प्रदेश या देश नहीं रहा है, बल्कि यहां के हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल से ही हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे साथ यह भी जुड़ी रही है कि खेती किसानी के साथ साथ उन्होंने स्थानीय स्तर पर कुछ न कुछ ऐसे लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम स्थापित किए थे जो उनकी अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बने और हर व्यक्ति खेती किसानी पर ही निर्भर न रह करके जब कुछ न कुछ साइड बिजनेस भी करता है तो वह अतिरिक्त आमदनी उसकी समृद्धि का कारण बनता है। और भारत के अंदर यही होता था। यानी ब्रिटिशर के आने के पहले कौन नहीं जानता है कि भारत का जो सिल्क था ये दुनिया के अंदर अपनी धूम मचाता था। और हम लोगों ने जो सुना कैसा महीन सिल्क भारत के बुनकर बनाते थे कि अगर वह अंगूठी के अंदर से भी गुजारे उसको तो वह पता ही नहीं लगता था। ये महीन कारीगरी किसी के पास थी तो भारत के बुनकरों के पास थी, हस्तशिल्पियों के पास थी। जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का दायित्व सौंपा गया तो मैं भौचक था इस बात को लेके कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को संभालना, जहां पर हर तीसरे दिन एक दंगा होता है, जहां पर न बेटी सुरक्षित है न व्यापारी सुरक्षित है और बीमारू राज्य अलग से है, ये संभलेगा कैसे। लेकिन भारत के अतीत को देख करके हमें एक प्रेरणा प्राप्त होती थी कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम इसको ठीक करेंगे। और आपने देखा होगा सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला प्रदेश के अंदर। हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को अपना सुधारा। उत्तर प्रदेश के अंदर
हम लोगों ने प्रदेश के अंदर न केवल खेती किसानी को बल्कि सर्वाधिक रोजगार का सृजन करने वाले वस्त्र उद्योग को भी और एमएसएमई सेक्टर को भी जब पुनर्जीवित करना प्रारंभ किया, और हमारी असली ताकत क्या है, मैं भौचक था कि पहले से उस प्रकार के क्लस्टर हमारे पास मौजूद थे। दुनिया उसमें विकसित काफी आगे बढ़ी, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और उन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों ने उस समय, मैंने एक कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने मुझे रिपोर्ट दिया था। मैंने पूछा कि भाई देखो, अलग अलग जनपद में हमारे पास अन्य क्या संभावनाएं हैं, तो लोगों ने मुझे फिर इस रिपोर्ट दी थी। उस समय एक इंडिपेंडेंट कमेटी मैंने बनाई थी, जिन्होंने मुझे रिपोर्ट दी थी कि हां, भदोई में कालीन का क्लस्टर है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम मुरादाबाद में ब्रॉस का है, आप आगरा और कानपुर में आएंगे लेदर का है, मेरठ में है, आपको स्पोर्ट्स आइटम वहां पे मिल सकती हैं। आप मुबारकपुर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको अलग तरीके से कार्य मिलेगा, देखने को मिलेगा, और ढेर सारे लोग स्वतः रोजगार को सृजित करके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हैं। केवल गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट उनको करना है। तब हम लोगों ने प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की अपनी योजना लागू की थी, जो आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदेश भर के उन सभी इकाइयों को पुनर्जीवित करने में मदद कर रहा है, जिनकी संख्या आज के दिन पर हमारे पास 96 लाख है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज के दिन पर उत्तर प्रदेश की ताकत बनी हुई है। और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में हमारे पास 2 करोड़ से अधिक लोग सीधे सीधे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 2 करोड़ का मतलब सीधे सीधे 2 करोड़ परिवार, एक परिवार में अगर 5 सदस्य भी हैं तो 10 करोड़ लोग सीधे सीधे इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हुए हैं। ये एक बड़ी ताकत है भारत की, और उस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आज जब प्रयास प्रारंभ किया है, मुझे याद है 14 के पहले और 17 के पहले की भी स्थिति इस भदोई और आसपास के क्षेत्र में किस प्रकार से एक प्रकार की वीरानी सी छा रही थी। और केवल ये यहां की कहानी नहीं है, आप फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग को जाइए देखिए, आप मुरादाबाद के ब्रॉस के उद्योग को आप देखेंगे, अलीगढ़ के हार्डवेयर के उद्योग को अगर आप देखेंगे, आप मेरठ के स्पोर्ट्स के उद्योग को देखेंगे, गोरखपुर का टेराकोटा, ये सभी लगभग मृत प्राय सा हो रहा था। वहां पे वीरानी छा रही थी, लोगों में हताशा थी, निराशा थी, लेकिन सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया, आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, सपोर्ट देना प्रारंभ किया। आज परिणाम क्या है कि अकेले उत्तर प्रदेश से हम 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए प्रोडक्ट हैं, और उसके लिए प्लेटफॉर्म हमने उपलब्ध करना प्रारंभ किया। अभी आपने देखा होगा 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बने हुए प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। शोकेसिंग का एक प्लेटफॉर्म उन्हें उपलब्ध करवाया। अकेले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, व्यापारियों को 11,200 करोड़ रुपए का वहां पर उनको वहां पे ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जो अपना प्रोडक्ट, अपना माल दुनिया के मार्केट में पहुंचा सकते हैं। हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। सरकार की नीयत बहुत साफ है, वह हमेशा अपने व्यापारी और उद्यमियों के साथ खड़ी है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जीएसटी का रिटर्न भरने वाले हर व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एमएसएमई यूनिट को उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाई है। और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों मिलकर के
इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज मैं स्वयं भी आपके पास इसलिए भी आया हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यूएस के टैरिफ के कारण क्या स्थिति पैदा होगी। मेरा यह मानना है कि जब चुनौती होती है तो वो आपके लिए नए अवसर प्रदान करती है और उस नए अवसर के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। वो नया अवसर आपके लिए है जो आप भारत सरकार ने तेजी के साथ रिफॉर्म करने प्रारंभ किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन टैरिफ रिफॉर्म की घोषणा न केवल करके बल्कि उसे इंप्लीमेंट भी किया गया। भदोही से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। 49वें अंतर्राष्ट्रीय अकालीन मेले में पहुंचे थे मुख्यमंत्री। वापस से अपनी खबरों का रुख करते हैं। बरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर पहेड़ी में फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी को लगी गोली। जैस मोहम्मद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात की फायरिंग के बाद सुबह मुठभेड़ हुई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के घायल होने की बात सामने आई है। थाना पहेड़ी क्षेत्र की सनसनीखेज घटना। फायरिंग मामले में पुलिस ने दिखाई तत्परता। गिरफ्तार आरोपी पर होगी कानूनी कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपी पर होगी कानूनी कार्रवाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, फायरिंग मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई है। गिरफ्तार आरोपी पर होगी कानूनी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता के दबंगई का मामला। दलित चालक की 20 सड़क पर लाई पिटाई। साइड मांगने पर ट्रैक्टर चालक को पीटा गया। विधानसभा अध्यक्ष निजामुद्दीन पर गंभीर आरोप। बेटे नवी अहमद और भांजे सेजर भी शामिल। पीड़ित प्रमोद गौतम ने दी पुलिस को तहरीर। SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। नगर पंचायत कचगांव का मामला बना चर्चा का विषय। वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा मामला। कानून के तहत होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लेने की बात कही गई है। अहम जानकारी आपको बता दें, पीड़ित प्रमोद गौतम ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा में स्कूली बच्चों से भारी वैन खेत में जाकर पलटी। 22 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी वैन। 10 बच्चे घायल। वैन पलटने से बच्चों में मची अफरा तफरी। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा। लेकिन सभी बच्चे सुरक्षित बताए जाते हैं। सीयू की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। हसनपुर दीप कुमार अमरोहा जनपद के रेहरा थाना क्षेत्र का मामला। ओवर स्पीड की वजह से हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ओवर स्पीड की वजह से हुआ हादसा। अमरोहा जनपद के रेहरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हालांकि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अमरोहा जनपद के रेहरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। कौशाम्बी में बेटे ने मां की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। पैसे और जमीन के लालच में मौत के घाट उतारा। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को लटकाया। सीसीटीवी और सर्विलांस से 24 घंटे में हुआ घटना का खुलासा। मंजनपुर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। मां के खाते में थे 3 लाख रुपए। नॉमिनी में भाई का नाम देख भड़का बेटा। लालच इंसान को राक्षस बना देता है। एसपी की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। कानून से कोई नहीं बच सकता। पुलिस की ओर से अहम बातें आपको हम बता रहे हैं। पुलिस की ओर से ये बड़ी जानकारी साझा की गई। बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा। नॉमिनी में भाई का नाम देखकर भड़का बेटा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
कुशीनगर से खबर है, जहां पर जमीनी विवाद से परेशान बुजुर्ग मोबाइल टावर पर चढ़ गया। 70 वर्षीय हरेंद्र राय ने जताई न्याय की गुहार। भाइयों ने बनाए मकान, बुजुर्ग को नहीं डालने दी छत। सालों से जमीन के हिस्से को लेकर लड़ रहे हैं कानूनी लड़ाई। मुख्यमंत्री से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, समझाने में जुटी हुई है। बठेरवा थाना क्षेत्र के बलुआ तकिया का पूरा मामला। समस्या के समाधान तक टावर से नीचे न उतरने की चेतावनी दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, बुजुर्ग को समझाने में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बठेरवा थाना क्षेत्र के बलुआ तकिया का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। समस्या के समाधान तक टावर से नीचे न उतरने की चेतावनी दिए जाने की बात सामने आई है। कुशीनगर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर समाजवादी पार्टी की छात्र सभा ने किया माल्यार्पण। विनीत कुशवाहा और अमर यादव पहुंचे। जेपीएनआई से अखिलेश यादव ने पोस्ट की माल्यार्पण की तस्वीर। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने की बात सामने आई और पुलिस तैनाती के बीच छात्र सभा ने दी चौंकाने वाली मौजूदगी। प्रशासन अलर्ट, फिर भी छात्र सभा ने किया माल्यार्पण। राजनीतिक माहौल में छात्र नेताओं की सक्रियता देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, छात्र नेताओं की सक्रियता देखने को मिली। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट शुरू हुआ। आपको बता दें कि उनका अकाउंट बंद कर दिया गया था। कल अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हुआ था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट एक बार फिर से शुरू हुआ। अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हुआ था, जिसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र में आवाज दबाने के बराबर कहा था। और लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट एक बार फिर से एक्टिव हुआ। अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट कल सस्पेंड हो गया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से इसे मुद्दा बनाया गया और लगातार कहा गया कि लोकतंत्र में आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर आगरा से है, जहां कस्बा के एक मोहल्ले में एक युवक के द्वारा युवती को भगाने की कोशिश करने पर सूचना पर पहुंचे पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और फिर न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर 1 मिनट 59 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें अंधेरे में खड़ा एक युवक लोगों की भीड़ में केवल जीन्स पहने हुए खड़ा है, जो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए युवती की मांग भरने की बार बार बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है। शादी करने की बात कह रहा है। एक महिला 5 दिन में शादी करने की उससे बोल रही है। ये पूरा मामला सामने आया है। खबर है सोनभद्र से, जहां पर पंचायत की सरकार बनाने को लेकर अब जनता में उत्सुकता देखने को मिल रही है, तो वहीं प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं कुछ लोगों को 2 जगह से नाम जुड़वाकर लड़ने की तैयारी है। इस बार अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में नामांकित कराकर चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है, तो उसका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा, क्योंकि उसी ग्राम पंचायत के वोटर लिस्ट में नाम हो सकता है जहां का वो निवासी हो। उसका चूल्हा चौका उस गांव में होता है। जनपद सोनभद्र के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति का कई गांवों में जमीन हो सकती है, लेकिन वो उसी गांव के मतदाता सूची में शामिल होगा जिस गांव में वो रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। नियम पंचायती राज अधिनियम के 1947 के अंतर्गत डिफाइंड है कि मतदाता को साधारण रूप से निवासी होना चाहिए तथा प्रकाशन ईयर में उसकी आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। और साधारण रूप से निवासी का अर्थ डिफाइंड है एक्ट में कि वो उसका घर द्वार हो और उसका चूल्हा चौका जलता हो, वहीं का वो साधारण रूप से निवासी माना जाएगा। अब पब्लिक की प्रॉपर्टी 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव में होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह के मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र होंगे।
वो वहीं पात्र रहेगा जहां वो साधारण रूप से जहां का निवासी है। यदि दूसरी ग्राम पंचायतों में दर्ज है उनके नाम तो गलत तरीके से दर्ज है। सोनभद्र के गांव में देखा जाए तो ग्राम पंचायत के चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहाँ पे गांव में अब बीएलओ द्वारा लगातार मतदाता सूची को तैयार किया जा रहा है, तो वहीं नए लोगों को जोड़ने का भी काम निर्वाचन विभाग के आदेश पर किया जा रहा है। और वहीं गांव में अब चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में प्रत्याशियों के लिए एक बेहद जरूरी मैं खबर लेकर के आया हूं। आपको बता दें कि जैसे कि कुछ लोग हैं कि कुछ ग्राम पंचायतों में जिनका जमीन है और नाम नहीं है, तो वो वहां से भी निर्वाचन नामावली में अपना नाम अंकित कर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यह बेहद जरूरी खबर निर्वाचन चुनाव से यानी पंचायत चुनाव से संबंधित यह बेहद जरूरी खबर है। आपको बता दें कि ऐसे लोग जिनका किसी ग्राम पंचायत में मकान नहीं है लेकिन वहां पर निर्वाचन नामावली में नाम है, तो ऐसे लोग चुनाव वहां से नहीं लड़ पाएंगे। यानी एक जगह वहां से उनका नाम निर्वाचन नामावली से कट जाएगा, क्योंकि मकान होना अति आवश्यक है जिससे कि वहां पे निर्वाचन नामावली में नाम अंकित हो सके। आलोकपति तिवारी, के न्यूज़, सोनभद्र। कुशीनगर के पठेरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआतकिया गांव में जमीनी विवाद से परेशान 70 वर्षीय हरेंद्र राय शनिवार की रात से मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं। उनका आरोप है कि न्याय की मांग करने पर अधिकारियों ने उन्हें फटकार लगाई। हरेंद्र अब तक 6 बार मुख्यमंत्री से फरियाद कर चुके हैं लेकिन समाधान नहीं मिला। रविवार के सुबह मौके पर तहसीलदार सुनील कुमार सिंह, नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा, थाना प्रभारी विनय कुमार मिश्र और भाजपा नेता विजय राय पहुंचे। हरेंद्र राय ने चेतावनी दी कि जब तक एसडीएम तमकुही राज खुद नहीं आते और न्याय का आश्वासन नहीं देते वो टावर से नहीं उतरेंगे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन उन्हें समझाने में जुटा है लेकिन पीड़ित अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। कि वो हमारे पिताजी हैं, मैं उनकी बेटी हूँ और वो एसडीएम साहब के दरवाजे पर शायद कल गए थे, ज़मीनी विवाद है और उन्होंने उनको डांट रपट के वहाँ से भगाया है और उसके पहले पेशकार साहब ने धक्का वक्का करके वहाँ से हटाया है। तो इसलिए वो टावर पे चढ़ गए अपना जान देने के लिए। तो ऐसा है कि एसडीएम साहब को बोलिए कि आ करके हमारे घर का मैटर ख़त्म करे, अगर नहीं ख़त्म करती हैं तो फिर वो अपना वहीं पर जान देंगे। मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ और इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अगली खबर देवघर से है, जहां पर एक बार फिर से निजी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया है। शहर के एक निजी क्लिनिक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गंभीर मरीज को रेफर न करने पर परिजनों ने 3 घंटे तक जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मामला डॉक्टर के पल्लवी की क्लिनिक का है, जहां बिहार के बांका जिले से आए रतन कुमार यादव ने अपनी पत्नी को प्रसव के लिए भर्ती करवाया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से नवजात की मौत हो गई और जच्चा की हालत भी बिगड़ती चली गई। बच्चा सब जब मतलब रिपोर्ट करा के घुस आए आप तो देख ली कि बच्चा का क्या हालत है। तो क्या लास्ट ऑपरेशन 12 बजे रात को बच्चा हाथ में दे दिया, बोला ले जाओ, बच्चा मरा हुआ दे दिया सर, मर गया। उधर से ले जाके जो लेके गया उधर फेंक दिया। हमको बोला भी नहीं कोई आने के लिए। डॉक्टर का गलती है इसमें कि जब बच्चा जब मर गया तो बोलो उसको कि मर गया भैया, बच्चा के नहीं आपसे हो रहा दूसरे के पास भेज देगा। ये मरा हुआ बच्चा हाथ में दे दिया, लास्ट में बच्चा मर गया। बोला है वो हॉस्पिटल मतलब इनका जो लॉ है जो हॉस्पिटल होना चाहिए वो इनका वो सिस्टम है। इनके पास जितने नर्स हैं वो अनट्रेंड हैं टोटल। बहुत से तो ऐसे हैं कि जो मैट्रिक पास भी नहीं है। और इनका जो है सिस्टम में मिलने का मरीज से या और लोगों से जो है वो सिस्टम बहुत ही गलत है। नगर कांग्रेस ने मंडई कला वार्ड नंबर 1 और 2 में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष परवेज अहमद ने की, जबकि मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव सिरिवेला प्रसाद रहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा उजागर किए गए वोट चोरी के तथ्यों को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। जिला प्रभारी जलेश्वर महतो ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का भी आरोप लगाया है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल, मुन्ना सिंह, रेणु कुमारी समेत कई कांग्रेस नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। 69 लाख
और अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट सामने आया। जयप्रकाश नारायण को याद किया है अखिलेश यादव की ओर से पोस्ट कर जयप्रकाश नारायण को याद किया गया। संपूर्ण क्रांति पर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया था और अब अखिलेश यादव की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा की तस्वीरों के साथ ये कैप्शन अखिलेश यादव की ओर से पोस्ट किया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव की ओर से एक्स पर यह अहम पोस्ट सामने आया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी है। अहम खबर आपको हम बता दें। अगली बड़ी खबर है रायगढ़ से, जहां पर सीएम साय का कुंजारा हेलीपैड पर आगमन। जगरपुर रामचंडी मंदिर में देवी दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। स्वामी आत्मानंद विद्यालय परिसर में आमसभा का आयोजन। मुख्यमंत्री आमजन को करेंगे संबोधित और लेलुंगा विकासखंड के ग्राम कुंजारा में कार्यक्रम। रामचंडी मंदिर से आमसभा स्थल तक प्रस्थान की बात सामने आई है। आमसभा में बड़ी संख्या में जन समूह की उम्मीद। रायगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर सूरजपुर से, जहां पर मुख्य अभियंता सीआर नायक रिश्वत लेते गिरफ्तार। 50,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा रंगे हाथों। मां माया शक्कर कारखाना सूरजपुर का मामला। संविदा कर्मचारी की बहाली के लिए मांगी थी रिश्वत। एसीबी की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप। सत्यकार कारखाना में भ्रष्टाचार पर कसा शिकंजा। पीड़िता के प्रभारी अभियंता पर भ्रष्टाचार का आरोप। एसीबी की टीम ने मौके पर की त्वरित कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जीपीएम का आज दौरा। शाम 4 बजे होगा मुख्यमंत्री का आगमन। मटियाडांड में नवाखाई महोत्सव में शामिल होंगे। 125 करोड़ की विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री के आगमन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम भिंड से बताते हैं, जहां पर बरोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 देशी कट्टे बरामद। बिना नंबर की बाइक भी पुलिस के कब्जे में। फायरिंग कर फैला रहे थे इलाके में दहशत। थाना प्रभारी अतुल सिंह के नेतृत्व में सफलता की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिना नंबर की गाड़ियों के विवाद, फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला रहे थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यमुनानगर में जीटीबी टिम्बर ट्रेडर्स पर भीषण आग। रात 1:30 बजे लगी आग से हड़कंप मचा। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री का एक हिस्सा जलकर राख हुआ। अहम खबर आपको बता दें, आग लगने के कारणों का नहीं चला पता और लकड़ मंडी क्षेत्र में दिखा आग का तांडव। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।